दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम हैं सोशल साइंटिस्ट, तो हम कह सकते हैं बिहेवियरल साइंटिस्ट। तो हम सब क्रिमिनोलॉजिस्ट का इस बात पे एग्रीमेंट है कि जो मॉडर्न सेंचुरी है या जो मॉडर्न टाइम पीरियड है वो है सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स का। मतलब ये वो सदी है, वो टाइम पीरियड है इसमें सोशल प्रॉब्लम बढ़ गए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ गए, और इसमें आपके जो कल्चरल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गए, इन्वायरमेंटल एज वेल। तो हम और आप अपने एक्सपर्टीज की बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि सबसे जो अहम फैक्टर्स हैं वो है सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, लेकिन इस बात को आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते कि जो बाकी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ी है और जो मेडिसिन जिन्होंने पढ़ा है, जो जिनको हम बायो क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं, वो लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि इंसान की बायोलॉजी या इंसान की जो साइकोलॉजी है वो एक बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करती है उसके बिहेवियर के हवाले से। ठीक है, और आप खुद देखें कि एक बंदा बगैर किसी वजह के सैडिस्टिक मर्डर कर रहा है, सीरियल किलिंग कर रहा है, चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, पीडियोफाइल कर रहा है, और एक बंदा हजार रीजन के बावजूद भी क्राइम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ सोशल सेंस में नहीं दे सकते। सोशल साइंस में आप सिर्फ उसकी सेंस, उसके लिए आपको इंसान की दिमाग की हालत, इंसान की जो बायोलॉजी है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें पता पड़े कि वो कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जो एक आम इंसान को, एक सादा इंसान को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, जानवर बना लेते हैं, एग्रेसिव बना लेते हैं, या इतना वायलेंट बना लेते हैं कि वो बच्चों को भी मार रहे, सीरियल किलिंग कर रहा है, पनिशमेंट से खौफजदा नहीं हो रहा, लॉ से खौफजदा नहीं हो रहा, इदारों से खौफजदा नहीं हो रहा, बल्कि वो इतना सैडिस्टिकली मर्डर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तीनों अप्रोचेस आपको पढ़नी पड़ेंगी ताकि फिर आपको एक्चुअली समझ आए कि ये पूरा क्राइम साइंस है क्या। अब आ जाए जो सेकंड है। अब सेकंड यहाँ पे मैं, अब जैसे कहना है एक्टोमार्फिक। ठीक है, अब एक्टोमार्फिक जो होते हैं, जो बॉडी टाइप होती है, इसको एक्टोमार्फी भी कहा जाता है, इसको एक्टोमार्फिक भी कहा जाता है। एक्टोमार्फ वो लोग होते हैं जो जिनकी जो बॉडी टाइप होती है वो क्या होती है, थिन, फ्रेजाइल, स्लिम। ओके, दे हैव अ वेरी ड्रॉपी शोल्डर्स, फ्लैश कम होना होता है, and they have a small frame. Okay, and those people are known as a ectomorphic. अब ये उनकी बॉडी टाइप है, थिन, स्लिम, स्मॉल, फ्रेजाइल, एंड इन अ वेरी स्मॉल बॉडी फ्रेम। ओके, अब इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, दे आर इंट्रोवर्ट बेसिकली, रिस्ट्रेन, इंट्रोवर्ट, समहाउ शाय। ओके, पब्लिक को अवॉइड करते हैं, क्राउड प्लेस को अवॉइड करते हैं। बट इनमें इनमें जो जो बाकी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर क्रिएटिव, दे आर इंटेलेक्चुअल, एंड दे आर लाइक दे हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल ऑफ इन्वेंशन। मतलब वो कोई चीज इन्वेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं, पोएट्री हो, फाइन आर्ट हो, कोई साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, नए आइडियाज की बात करें, आप नई पॉलिसी की बात करें, तो दीज पीपल, ये इनका, क्योंकि इनका डोमिनेंट पार्ट होता है वो होता है स्किन, या इनका जो नर्व सिस्टम होता है, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो हमारे दिमाग पर मबनी होता है, उसमें दिमाग आ जाता है। तो इनका जो दिमाग, जो स्किन होती है वो डोमिनेंट होती है इन पर। तो ये कितना भी खाएं, ये बेसिकली थिन ही रहते हैं, फ्रेजाइल रहते हैं, और जितना भी खाना पीना होता है उसका असर इनके दिमाग पे जाता है, इनकी स्किन पे जाता है। तो ये ज्यादा लर्निंग इनकी होती है, तो ये ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आम लोग अल्फाज में। ओके, ये बड़े सेल्फ अवेयर होते हैं, हर बात को पिक कर लिया, हर बात को समझ लिया, लॉ से खौफजदा हो गए, मजहब को खौफजदा हो गए, हर वायलेंस से खौफजदा हो गए। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्राइम से लिटरली हेट करते हैं। ओके, क्राइम हो, डेवियंस हो, डेलिकेंसी हो, एंटी सोशल कंडक्ट हो, वायलेंस हो, इस हद तक कि कोई बड़ी आवाज में बातें भी कर रहा हो, वो भी इनको बुरी लगती है, ऑफेंसिव लगती है। ओके, बिकॉज दे आर क्वाइट कॉन्शियस, दे आर अवेयर, एंड दे आर एक्टिवेटेड। ये बड़े एक्टिवेट होते हैं, हर वक्त चार्ज होते हैं। इसकी बुनियाद पे इनको 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 प्राइवेसी चाहिए होती है, अकेलापन चाहिए होता है, जहाँ पे ये रिलैक्स होकर रह सकें,
बिकॉज ये सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, लोग क्या कहेंगे इसके बिना पे दे वांट स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम बीइंग अलोन। ये सोशल कम होते हैं, इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं, क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा होते हैं, और ये लोग क्राइम बिल्कुल नहीं या कम से कम क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? एक्टोमार्फिक, एक्टोमार्फ और एक्टोमार्फी कहते हैं इनको। फिर आ जाए मेसोमार्फ की तरफ। मेसोमार्फ एक थर्ड टाइप बॉडी बॉडी टाइप है जो बताई गई है विलियम शेलन ने। A mesomorph are those people, according to their body type, they are muscular, they are hard, they have a bigger frame. Okay, they have a big muscles without going to gym. Finally, Mr. Bago, अपनी माइक को ऑफ रखें। यावर नहीं भाई यावर नहीं प्लीज, यावर यावर है। यावर भाई प्लीज यावर क्या माइक हुआ ऑफ भाई? करें प्लीज। You are quite self-conscious. What happened today? Okay. Okay. So naturally they have the muscles. Okay. Now they are not lumpy, they are not fatty like the endomorph. Neither they are slim and fragile like ectomorph. They are in middle. Okay, they have small as well, but they have a big muscles. They are hard, big frame, tall. Okay, and they feel like a person who is quite having a great muscles. ठीक है, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है? दे आर एग्रेसिव, एडवेंचरस, सोशल, एक्सट्रोवर्ट, risk takers. They enjoy going to streets, public places. They want to lead. They want to fight. They want to involve in problem of others. They are not afraid of crowds. They are not afraid of adventures. ठीक है, तो ये लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में नजर आते हैं आपको बगैर किसी वजह के भी। और ये लोग अपने पर्सनैलिटी की बुनियाद पे दे आर एग्रेसिव, वायलेंट। ओके, और इन लोगों को ज्यादातर देखा गया है क्राइम में इन्वॉल्व होने तक। हिल्डर ने कहा है कि जो मैक्सिमम जो क्राइम लोग करते हैं, पर्टिकुलरली वायलेंट क्राइम, वो मेसोमॉर्फ करते हैं। ओके, और इनकी जो बॉडी टाइप होती है वो मस्कुलर और हार्ड होती है। उनकी पर्सनैलिटी होती है वो एडवेंचरस होती है, और एडवेंचरस होती है। और ये लोग बड़ा कम इनको खौफ आता है किसी लोगों का, लॉ का, पनिशमेंट का। अब इसकी इसकी जो सोशल अप्रोच है वो ये है कि वाकई वाकई जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ के बुनियाद पे ज्यादा रिस्क लेते हैं। ठीक है, वो उनको पता होता है कि वो आसानी से लड़ सकते हैं, मार सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जो शेल्डन ने दिया है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, वो बेसिकली होती है उनकी अपनी इंटरनल जेनेटिकल मटेरियल। जो पर्सनैलिटी उनको मिलती है वो उनको एग्रेसिव बनाती है, वो उनको एडवेंचरस बनाती है। भले उनके मसल्स हों, भले वो बड़ी उम्र के हो जाए, वो 70 साल क्रॉस कर लें, 60 साल के ऊपर हो जाए, फिर भी वो उनकी पर्सनैलिटी वैसी ही रहती है। पहले वो स्ट्रीट में जाके करते थे वायलेंस, अब वो घर में वायलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता कि सारे क्रिमिनल होते हैं, मेसोमॉर्फ ऑल आर नॉट क्रिमिनल, बट मेसोमॉर्फ में ज्यादा पोटेंशियल होता है क्रिमिनल होने का। तो ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ से ये बात कतई मुराद नहीं कि ये लोग सारे क्रिमिनल होते हैं या मेजोरिटी में होती, सब माइनॉरिटी होती है। लेकिन इन लोगों में ज्यादा एंडोमॉर्फ में कम पोटेंशियल होता है, एक्टोमॉर्फ में बिल्कुल कम होता है, और मेसोमॉर्फ में कंपैरेटिवली ज्यादा पोटेंशियल होता है एग्रेसिव बिहेवियर का, वायलेंस का, या फिर क्राइम का। ठीक है, अब एक और चीज याद रखें, Sheldon ने using a correlation study found that many convicts were mesomorph and they were least likely to be ectomorph. इन्होंने, जिसमें पहले कहा था, इन्होंने रिसर्च की। इन्होंने जब रिसर्च की जेलों पे, तो तकरीबन कोई 400 से ज्यादा ऑफेंडर्स को इन्होंने एग्जामिन किया। वो सारे के सारे ऑफेंडर कौन से थे? वायलेंट थे, मर्डर, रेप, असॉल्ट के। ठीक है, तो उन ऑफेंडर में से जब इन्होंने बॉडी टाइप को मेजर किया रैंडमली, तो इनको मेजॉरिटी ऐसी मिली जो टिपिकल मेसोमॉर्फ थे, और सबसे कम जो इन्वॉल्व इनमेट्स उनको नजर आए क्राइम में वो एक्टोमॉर्फ थे। ओके, तो इसके बुनियाद पे इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इसके मुताबिक मेसोमॉर्फ हैज अ बिगर पोटेंशियल। अब यहाँ पे आप देख लें जो फ्रेम पिक्चर दी गई है, अब एंडोमॉर्फ को आप देख लें, लाइक बिगर थाइज, plumpy, round face, round tummy, round faces. So you feel like them, they are endomorph.
Mesomorph, you can see big frame, spin, broad shoulders, muscles, tall, both male and woman. Okay. And ectomorph देख रहे हैं, tall, fragile, slim, small frame. Okay. Like droppy nose, and that you can say thin thighs. Okay. So these are the typical ectomorph. अब इस पे एक चीज याद रखें कि ये जो भी इन्होंने जो अप्रोच दी है शेल्डन ने, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि इस दुनिया के सारे लोग या तो एंडोमार्फ होते हैं या मेजो या एक्टो, बल्कि इन्होंने स्केल दिया है, मेजरमेंट। इसके मुताबिक कुछ लोग टिपिकल एक्टो एक्टो होते हैं, मेजोरिटी क्या होती है, वो मिक्सचर होती है। ठीक है, मिक्सचर मुराद इन्होंने 1 से लेकर 7 तक 7 नंबर का एक स्केल बनाया, फ्रॉम 1 to 7। 1 इज बॉटम एंड 7 इज द टॉप। अब इन्होंने जब फीचर्स को मेजर किया तो इनको ज्यादातर लोग स्टडी में ऐसे मिले जो शेयर्ड थे, जिनमें लाइक 2 3 2 थे। मतलब दो नंबर किसके थे, एंडो के थे, 3 थे मेजो के और 2 थे एक्टो के, या एक एक्टो का। मतलब जिस बंदे में ज्यादा बॉडी मेजरमेंट एक खास फीचर की हो, उसमें उसको हम कह सकते हैं कि वो मिक्सचर है। अब सपोज करें अगर आपको एक बंदा मिल जाए जो हो 4 2 1। अब 4 2 1 से मुराद क्या हुआ, 4 इंडिकेट एंडोमार्फी। ओके, तो वो ज्यादातर वो प्लम्पी होगा। 2 इंडिकेट मेसोमार्फ, तो दो दो 2 नंबर मतलब थोड़ा कम उससे, तो वो उसमें कुछ फीचर होंगे मेसोमार्फ के। और 1 इंडिकेट आखिर में जो थर्ड होगा वो होगा एक्टोमार्फ का। तो ये बंदा ज्यादातर एंडोमार्फ होगा, थोड़ा मेसो होगा और एक्टो बहुत कम होगा। तो कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं जो शेयर्ड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी मिक्स होती है। कुछ एक्टो एंडोमार्फ के फीचर होते हैं, कुछ मेसो के होते हैं, कुछ एक्टो के होते हैं, तो उनका बिहेवियर मिक्स होता है। लेकिन ज्यादातर देखिए कुछ लोग उनको ऐसे मिले जो टिपिकल थे, एक 7 out of 7 एंडो, 7 out of 7 मेसो एंड 7 out of 7 एक्टो। ठीक है, जैसे पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये टिपिकल एक्टो एंडो और मेसो है। लेकिन अगर हम एक आम इंसानों की बात करें, तो हम अपने अगर अपनी बॉडी टाइप को मेजर करें, तो हम में से कुछ लोग शायद टिपिकल हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनमें कुछ एंडो के फीचर होंगे, कुछ मेसो के, कुछ एक्टो के, और हमारा जो बिहेवियर होगा वो भी मिक्सचर होगा उन्हीं की तरह। जो फीचर ज्यादा डोमिनेंट होगा वो पर्सनैलिटी हम हमारी ज्यादा डोमिनेंट होगी, और जो फीचर हम पर बॉडी टाइप हम पर कम डोमिनेंट होगा, वो हमारी पर्सनैलिटी कम से कम हम पर डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो ये था कुछ आपका रिगार्डिंग अबाउट दैट द बॉडी टाइप एंड क्राइम। ठीक है, इसके हवाले से कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री आप पूछें, तब फिर मैं कुछ बाकी फैक्टर्स की बात करूं जो 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 इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, इनको जीन्स कहते हैं। उसके बाद जो आखिरी क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो हमारे इंडिविजुअल फीचर्स हैं, लाइक डाइट, हार्मोन्स, क्रोमोसोम। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक एंड क्राइम प्लीज आस्क। जी, समझ में आया कुछ या मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था? नहीं सर, समझ में आया सर काफी। आपकी नजर में क्या, अगर मैं आपसे ऑब्जर्वेशन पूछूं आपका, कि आप इस बात को किस तरह से देखते हैं कि हम हमारी जो एक्चुअली जो फिजिक होती है उसका और हमारे पर्सनालिटी का कोई एस्टेब्लिश कॉमन ऑब्जर्वेशन आपको नजर आया है, या शायद ये चीजें इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती? नहीं सर, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नजर आया है। जैसे मुसब को देख ले हमारे क्लास में। जी या सर, जी जी। जी, तो उसके बारे में क्या आप कहते हैं? तो सर वो जैसे उसके वैसे वो मकसद जैसे फैटी भी है और मुलायम भी है और बिल्कुल रिलैक्स भी रहता है सर। कुछ जी भी कह दे तो गुस्सा भी नहीं करता है और तेज भी नहीं है, स्लो भी है। ये जी, नोट तो करते हैं सर। इसी तरह के दूसरे भी एग्जाम्पल है, हमने देखे हैं सर। ठीक है जी। जी सर, मुसीब साहब भाई का एग्जाम्पल तो बिल्कुल एक्यूरेट है सर।
अच्छा, तो बाकी वो अपना सर इसमें थोड़ा सा मसला है, मैं एडवेंचरस भी हूँ, इसमें एडवेंचरस वाला ऑप्शन नहीं है। वो हमने नोट नहीं किया है अभी तक देखिए ना, आपने, हाँ वो बाकी अब एक्सपेरिमेंट ये है करना। ना, विश होना अलग होता है और करना अलग होता है। विशेष सबकी होती है, विशेष मेरी भी होती है कि भाई मैं भी जहाज उड़ाऊं या कुछ कुछ करूं, लेकिन हर चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, विश तो काफी होती है, ठीक है ना। ख्वाहिशें कितनी है, किस किस पर आप ख्वाहिशों को पीछे लगेंगे, तो ये आपकी विशेष हो सकती है। लेकिन अगर आप एडवेंचरस होते तो ये सब लोग जो यहाँ पे गवाही दे रहे हैं ये भी कहते हैं कि आप माशाल्लाह एडवेंचरस भी हैं। तो ये आप इनको ज्यादातर बड़े कंफर्टेबल, रिलैक्स और बड़े जॉयस लगते हैं। तो ये फीचर आपका डोमिनेट है आप पर, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि हम सेक्सुअल क्राइम्स और बाकी क्राइम में मुलविस है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं कहे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई ये एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी बात हो रही है। क्या ये मतलब कि अगर ये लोग क्राइम करें, अगर से मतलब कोई एक दो चार माइनॉरिटी, तो इनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है इन क्राइम करने का। अब एक तो माफ में क्या होता है, उनमें पोटेंशियल होता है नॉन वायलेंट क्राइम का पोटेंशियल होता है, और पर्टिकुलरली उनमें पोटेंशियल होता है प्रॉपर्टी क्राइम का, जो विक्टिम लेस होते हैं, लाइक फ्रॉड, फॉर्जरी, बिकॉज उनका ब्रेन तेज होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल ज्यादा होते हैं, या तो क्राइम नहीं करते, लेकिन जो बेचारे दो चार कर लेते हैं तो वो ज्यादातर क्राइम करते हैं इंटरपर्सनल ताल्लुकात में, जहां पर उनको ट्रस्ट करें। मेसोमाफ का जो लोग क्राइम नहीं करते सारे, लेकिन जो करते हैं उनमें ज्यादातर जो करते हैं वो वायलेंट क्राइम करते हैं, असॉल्ट, रेप, मर्डर, झगड़े। उसी तरीके से जो एंडो होते हैं वो नहीं करते, लेकिन अगर जो करते हैं उनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है इन क्राइम करने का, लाइक सेक्सुअल वायलेंस का, सेक्सुअल इब्नॉर्मल बिहेवियर का, ड्रग्स का, ठीक है। तो इनमें ये पोटेंशियल ज्यादा होता है, अदरवाइज नहीं करने पर तो नहीं भी करते, मेजोरिटी नहीं करती है, ठीक है। तो इसको इतना सीरियस नहीं लें, ये चीज सिर्फ आपको बताने का मकसद क्या था कि आपको डिफरेंट किस्म के जो अप्रोचेस हैं टेक्नोलॉजी में, वो उसके बारे में आपको पता पड़े। हालांकि हम सबका, मेरा खुद अपना इंटरेस्ट भी और एक्सपर्टीज भी सोशल फैक्टर्स पर है, ठीक है, क्योंकि हमने मेडिसिन पढ़ी भी नहीं है, हम साइकोलॉजी हमने पढ़ी नहीं है। अब उसके बारे में हम बुक से पढ़ के तो बात कर सकते हैं, आर्टिकल से, लेकिन उसके बारे में हमारी अपनी इंटरनल, अपनी पर्सनल कोई एक्सपर्टीज नहीं होती। तो इन चीजों को हाँ, या पढ़ने से, रिसर्च नहीं होती। हाँ, रिसर्च नहीं होती, एक्सपर्टीज भी नहीं होती, या बैकग्राउंड भी नहीं होता, नहीं पता कि जीन्स अच्छा क्या अच्छा। है, डीएनए का मटेरियल का क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है। मैं सिर्फ उसको जी पढ़ सर। के समझ के एक हद तक मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब जब क्रिमिनोलॉजी की बात सही। करेंगे, सोशोलॉजी की बात करेंगे, तो मुझे एक ही चीज पता है कि सोशोलॉजी क्या है, सोशल कस्टम्स क्या है, कल्चर क्या है, एनवायरमेंट क्या है, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो इन चीजों को सही। पढ़ें ताकि आपको समझ में आए, लेकिन उसके बारे में हमें इतनी एक्सपर्टीज हमारी डेवलप नहीं हो सकती, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब आ जाए आखिर में 10-15 मिनट हम बात करेंगे कि हमारे कुछ इंडिविजुअल फीचर्स क्या हैं, हमारे कुछ इंडिविजुअल बायोलॉजिकल, जेनेटिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स क्या हैं, जिनका और क्राइम का भी एक ताल्लुक आपस में बनता है। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि बायोलॉजी एंड क्राइम में तीन मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं, फिजिक एंड क्राइम, जीन्स एंड क्राइम, एंड इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल फीचर्स। फिजिक एंड क्राइम में दो अप्रोचेस हमने पढ़ी, बॉर्न क्रिमिनल बाय लोम्ब्रोसो एंड सोमाटोटाइप बाय विलियम शेल्डन। जेनेटिकल जीन्स एंड क्राइम की जो अप्रोच है वो बड़ी सबसे पुरानी अप्रोच है, सबसे पुरानी जो अप्रोच है अपनी बॉर्न क्रिमिनलिटी के बाद, वो है जीन्स एंड क्राइम अप्रोच, जिसमें एक हाइपोथेसिस बनाया गया, जिसे मैंने आपसे पहले शेयर किया, कि हमारा क्राइम जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। उसको उसको इस तरीके से पेश किया गया कि हम जिस तरीके से हम हमारे फेशियल फीचर्स, हमारा हाइट, वेट, कलर, हेयर्स, बीमारियां ट्रांसफर होती हैं थ्रू दी जीन्स, थ्रू दी हेरिडिटी, उसी तरीके से क्राइम भी एक ऐसी बीमारी है जो बायोलॉजिकल है, और वो थ्रू दी ह्यूमन जीन्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अब इसको डिटरमाइन करना, ऑब्जर्व करना, रिसर्च करने के लिए तीन डिफरेंट किस्म के तजुर्बे, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन डेवलप किए गए ओवर द लास्ट 100 years, ठीक है। अब ये तीन मुख्तलिफ रिसर्च सैंपल थे उसमें।
एक डायरेक्टली जीन्स को स्टडी करना है ना। एक चीज याद रखें कि कोई भी ऐसा डायग्नोसिस नहीं है जैसे हम इंसान को स्कैन करके उसका ब्लड सैंपल लेके उसकी क्राइम के बारे में हम बात करें। हम बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं थ्रू द डायग्नोसिस और टेस्टिंग। ओके, द कोविड पॉजिटिव, हेपेटाइटिस, HIV, लेकिन हम क्राइम को थ्रू मेडिकल डायग्नोसिस डायग्नोज नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई ना कोई सोशल एक्सपेरिमेंट या रिसर्च बनाई जाती है जिससे हमें ये अंदाजा हो कि वाकई क्राइम जेनेटिकली डिटरमाइन होता है या वो सोशली डिटरमाइन होता है। तो इसके लिए जो अप्रोच जिसकी मैं वही बात कर रहा हूँ वो ये भी है, ये अप्रोच दी गई कि जो जीन्स होती हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, मेथोडोलॉजीज है। वन इज टू असेस द फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिलीज, नंबर 2 ट्विन स्टडीज, नंबर 3 एडॉप्शन स्टडीज। अब जो पहली अप्रोच जिसकी मैंने बात की, फैमिली स्टडी, फैमिली हिस्ट्री, उसमें क्या होता है कि अगर एक फैमिली में जो जो क्रिमिनल है, माँ बाप या दोनों या एक, अगर वो अपने वो बच्चे पैदा करें जो बड़े होकर क्राइम करें, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि क्रिमिनल पेरेंट्स प्रोड्यूस क्रिमिनल चिल्ड्रन। बात खत्म हो गई यहाँ पे। अगर एक क्रिमिनल माँ बाप के घर में एक क्रिमिनल बच्चा पैदा हो जाए जो क्राइम करे, दूसरे लफ्जों में, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि वो उसने माँ बाप की जीन्स की वजह से क्राइम किया जो उसने ट्रांसफर उनको हुई। ठीक है। लेकिन अगर एक और नई नई एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाए कि जो नर्चर का रोल आ जाए, कुछ लोग अगर ये कहें कि क्योंकि क्रिमिनल के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो तरबियत होती है वो वही लोग करते हैं जो खुद क्रिमिनल होते हैं, बच्चे माँ बाप, तो वो जो क्राइम करते हैं उनके पीछे नर्चर का रोल होता है, नेचर का या बायोलॉजी का रोल नहीं बनता। तो आप देखें ना, पूरी की पूरी जो अप्रोच हमने बनाई वो फेल हो गई जब मैंने एक शक पैदा कर लिया कि क्रिमिनल के यहाँ जो क्रिमिनल बच्चे पैदा होते हैं वो उनकी जीन की बुनियाद पे नहीं होते, बल्कि वो लर्निंग के बुनियाद पे होते हैं जो उनकी वो बुरी हो रही होती है बचपन से लेकर बड़े होते तक। ठीक है। तो पहले जो स्टडी हुई थी वो डायरेक्टली होती थी फैमिली स्टडी को। पुलिस, रिसर्चर अगर किसी पर इल्जाम लगाए क्राइम का, तो क्रिमिनल को या उन अक्यूज को असेस करने का तरीका क्या होता था कि उनके माँ बाप की स्टडी करें, उनके दादा परदादा की स्टडी करें। अगर उनकी हिस्ट्री में भी क्राइम रहा है तो फिर उस अक्यूज ने क्राइम किया होगा, तो इन्होंने डिक्लेयर कर लिया, 50% उन्होंने यहाँ से ले लिया कि भाई इन्होंने क्राइम किया होगा। लेकिन क्योंकि बाद में जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि इन्वायरमेंट ज्यादा अहम रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू हेरिडिटी और जीन्स। तो उसको रिफाइन करके एक नई स्टडी की गई ट्विन स्टडी के नाम पे। ट्विन किसे कहते हैं, आप में से कोई बताना चाहे? हम ट्विन्स कौन होते हैं? सर जुड़वा, जुड़वा सर। जी, दो चिल्ड्रन गॉट बर्थ थ्रू अ वन प्रोसेस इन वन टाइम। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पीरियड में अगर दो बच्चों की या ज्यादा बच्चों की अगर बर्थ हो तो हम उनको बच्चों को ट्विन्स कहते हैं। लेकिन आपको पता हो कि ट्विन्स के भी दो काइंड्स होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स और एक होते हैं फेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल और फेटर्नल, FATERNAL, फेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स की अगर आप वो पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा आपको, आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं दोज आर रिजल्ट ऑफ वन फर्टिलाइज एग। जब ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, कंसेप्शन के बाद, तो उसमें अगर एक ही एग फर्टिलाइज हो जाए एक ही टाइम पीरियड में, अगर दो एग फर्टिलाइज हो जाए एक ही टाइम पीरियड में, तो फिर वो ट्विन्स होते हैं और वो एक ही जीन्स उनके, मतलब वो जो स्पर्म या वो जो प्रोसेस होता है उसमें वो एक ही जीन्स कैरी करता है, वो डिफरेंट नहीं होती। वो जो दोनों जो जितने भी वो ट्विन्स होते हैं वो आइडेंटिकल कहलाए जाते हैं बिकॉज उनके 100% जीन्स सेम ही होती हैं। कभी कभी उन केसेस में ट्विन्स होते हैं लेकिन वो फेटर्नल होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते।
क्योंकि वो जो ट्विंस होते हैं वो एक ही प्रोसेस में नहीं होते, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पर्म की प्रोसेस होते हैं वो। तो उनकी जीन्स क्या होती है, वो आम सिबलिंग की तरह, जैसे कि ना हर एक बच्चा सपोज करें 2019 में पैदा हुआ, एक 2020 पैदा हुआ, तो जो गैप होता है बच्चों में, जो सिबलिंग हम जो एक नॉर्मल गैप होता है, वही जीन्स जो होती हैं वो 50% जीन्स होती है, सेम होती है। एक आम कॉमन बहन भाइयों में सिबलिंग्स में जो 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 शेयर जीन्स होती हैं वो 50% सेम होती है, 50% अलग होती है। उसी तरीके से एक फेटर्नल ट्विन्स में भी जो जीन्स होती हैं वो एक आम बहन भाइयों की तरह 50% सेम होती हैं, लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स में जो जीन्स होती है वो 100% वही की वही होती है। तो आपने गौर किया होगा अगर कि आइडेंटिकल ट्विन्स जेंडर भी एक ही होती है, कलर, हेयर कलर, हाइट, वेट, फीचर एक ही होते हैं बड़ी उम्र तक, ठीक है। और बड़ा मुश्किल होता है उनको हम आइडेंटिफाई करें। और जो फेटर्नल होते हैं उनमें एक बच्चा हो सकता है, एक बच्ची, मेल एंड फीमेल, मे बी डिफरेंट कलर्स, मे बी डिफरेंट फीचर, मे बी डिफरेंट वेट एंड ऑल दैट, बिकॉज उनकी जीन्स डिटरमाइन अलग अलग करती है, अलग अलग होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये रिसर्च की गई ट्विन स्टडी के नाम पे। इसमें अगर एक ट्विन क्राइम कर रहा है और दूसरा ट्विन भी क्राइम कर रहा है, तो फिर ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि क्योंकि दोनों की जीन्स एक ही है, तो अगर एक ट्विन क्राइम कर रहा है और दूसरा भी कर रहा है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्रिमिनल जीन्स और डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है। बिकॉज बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंट का रोल हमने कम कर लिया। बिकॉज देखा ना कि अगर एक आम बहन भाई अलग अलग टाइम पीरियड में जिनकी परवरिश होती है, अलग अलग जेंडर्स होती हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में मिल जाता है, ठीक है। उनके लिए तो एक का क्राइम करना दूसरे का नहीं करना एक बनता है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विन को तो एक ही क्लास, एक ही स्कूल, एक ही तबीयत, बल्कि एक ही कपड़े, एक ही डाइट, मतलब माँ बाप उनको एक ही कपड़े पहनाते हैं, दे लुक लाइक सेम, और जीन्स भी उनकी एक ही होती है 100%। तो अगर एक क्राइम कर रहा है और दूसरा भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जीन्स रोल प्ले करती है, और एक नहीं कर रहा दूसरा भी नहीं कर रहा, तो फिर भी जीन्स रोल प्ले करती है। तो इसको भी रिसर्च बनाएंगे, उसमें से ये बड़े सिग्निफिकेंट नंबर सामने आए, बड़े बड़े हाई नंबर सामने आए। इसमें एक ट्विन अगर आइडेंटिकल था और वो क्राइम कर रहा था, तो दूसरा भी कर रहा था। और अगर फेटरल ट्विन की बात हो, अगर एक कर रहा था दूसरा क्राइम नहीं कर रहा था, जिसको फिर उन्होंने कंक्लूड किया रिसर्चर ने कि जीन्स रोल प्ले करती हैं। लेकिन बाद में इस अप्रोच को फिर क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि हम इन्वायरमेंट दोनों को एक ही देते हैं, वही कपड़े, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही लेसन, वही, दोनों को हम एक ही टाइम सुलाते हैं, एक ही टाइम जगाते हैं, तो उनकी आदतें भी एक ही सी बन जाती हैं। तो फिर बड़े होके वो दोनों आपस में क्लोज भी होते हैं, और फिर एक अगर कोई बड़ा काम करे या नहीं करे, तो दूसरा भी उसको फॉलो करता है। तो ये नर्चर यहाँ पे भी नजर आती है हमें। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए एक और रिसर्च की गई, बल्कि की जाती है अभी भी, एडॉप्शन स्टडीज के नाम पे। एडॉप्शन किसे कहते हैं, गोद ले लेना। भाई कुछ कुछ फैमिलीज में बच्चों को गोद लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। किन किन बच्चों की माँ बाप की डेथ हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, कुछ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई माँ बाप अपने बच्चों को खुद वॉलंटली दे देते हैं, तो या कोई यतीम बच्चे होते हैं जिनको कुछ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वहां पे एक बड़ी आम सी बात है कि एडॉप्शन स्टडीज में हम आसानी से नर्चर और नेचर को अलग कर सकते हैं। कैसे, है ना, एडॉप्टी जो बच्चे होते हैं उनके दो पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं, जिन्होंने उनको पैदा किया होता है, और नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं, जिन्होंने उनकी परवरिश की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चीज समझ में आ जाएगी कुछ हद तक, रिसर्चर को आ गई कि अगर हम एडॉप्टी बच्चों की, जो एडॉप्टी होते हैं उनकी स्टडी करें और उनके बिहेवियर को स्टडी करें सालों साल, और फिर अगर वो कोई खास क्राइम करें या नहीं करें, तो फिर हम चेक करें कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कैसे थे और उनके नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स कैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ गौर करें, यहाँ पे जितनी भी जो ज्यादा रिसर्चेस हुई है इस पर, वो डेनमार्क में हुई है, ओके। अब फिर उसके बाद इंग्लैंड में हुई है इस पर रिसर्च, अभी तक भी हो रही है इस पर, ठीक है।
अब मैं आपको रिसर्चर अभी नहीं कोट कर रहा हूँ, मैं आपको जो पीपीटी दूंगा उसमें रिसर्चर्स हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, और मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनका कंसेप्ट क्या है। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें 3-4 तरीकों से इसको क्लासीफाई किया गया था। सबसे पहले आप बात करें वो बच्चे जिनके माँ बाप क्रिमिनल थे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और जिनको गोद लिया जिन माँ बाप ने वो क्रिमिनल नहीं थे। अब ये एक तरीका। फिर एक तरीका कि जिन्होंने पैदा किया वो क्रिमिनल नहीं थे, जिन्होंने अडॉप्ट किया वो क्रिमिनल थे। ठीक है। फिर तीसरा तरीका, जिन्होंने पैदा किया था वो भी क्रिमिनल थे, जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो भी क्रिमिनल थे। फिर चौथा, जिन्होंने पैदा किया था वो भी क्रिमिनल नहीं थे, और जिन्होंने अडॉप्ट किया वो भी क्रिमिनल नहीं थे। अब हर कैटेगरी का रिसर्च का अलग अलग इम्पैक्ट नजर आएगा आपको, जो मैं शेयर करूंगा आपसे में, जिससे हमें आखिर में ये मदद मिलेगी कि वाकई जीन्स एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं हमारे बिहेवियर में या हमारे कंडक्ट में। सबसे पहले क्या हुआ, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्रिमिनल हो और नॉन बायोलॉजिकल क्रिमिनल नहीं हो, मतलब जीन्स क्रिमिनल हो और जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने परवरिश की वो क्रिमिनल नहीं थे। तो जब रिसर्च की गई 10-15 साल डेनमार्क में इस सैंपल पे 1,000 से ज्यादा एडॉप्टी बच्चों को क्लासिफाई किया गया। तो रिजल्ट क्या थे, रिजल्ट ये थे, जो मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं, कि जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्रिमिनल हो और एडॉप्टीव क्रिमिनल नहीं हो, मतलब जीन्स क्रिमिनल हो एनवायरमेंट क्रिमिनल नहीं हो, तो फिर बच्चों ने अराउंड 20 to 22% या 25%, मुख्तलिफ रिसर्च किसी रिसर्च में 20% किसी में 22, किसी में 25% है, उन बच्चों ने क्राइम किए। मतलब पैदा जिन्होंने किया वो क्रिमिनल थे, जिन्होंने परवरिश की वो क्रिमिनल नहीं थे। तो फिर 20 to 25% उन एडॉप्टी बच्चों ने क्राइम किया। ठीक है। उसके बाद आगे आए, उसके बाद जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्रिमिनल जो थे वो नहीं थे, जिन्होंने परवरिश की वो क्रिमिनल थे। ठीक है। तो जब फिर रिसर्च की गई तो फिर ये रेशो 32% चला गया। When biological parents are non-criminal and those who socialize the children, they were criminal। मतलब बायोलॉजी क्रिमिनल नहीं थी, तरबियत क्रिमिनल थी। तो उन बच्चों ने फिर 30 to 32% तक उन्होंने क्राइम किया। फिर आगे आ जाए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्रिमिनल नहीं थे और एडॉप्टिव पेरेंट्स भी क्रिमिनल थे, तो फिर ये रेशियो बढ़ के 55 to 60% तक चला गया। जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी क्रिमिनल थे और जिन्होंने तरबियत की वो भी क्रिमिनल थे, तो रेशियो 55 to 60% तक दूंगा चला गया। फिर आखिर में बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी क्रिमिनल नहीं थे और नॉन बायोलॉजिकल भी क्रिमिनल नहीं थे, तो फिर रेशियो ये फिर जस्ट 2 to 3% तक ड्रॉप हो गया। जस्ट 2 to 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक हो गया। इससे हमें क्या पता पड़ा, इसे ये पता पड़ा कि बायोलॉजी का रोल नो डाउट है, लेकिन जब बायोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ मिल जाती है तो ये फैक्टर ज्यादा एग्रावेटेड या सीरियस हो जाते हैं, और सोशल फैक्टर का भी एक अपने हद तक एक बड़ा रोल बनता है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी का रोल भी नहीं हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो क्राइम रेट और क्राइमिनलिटी बच्चों में रिड्यूस होकर 2 से 3% आ सकती है। ठीक है। तो अगर दोनों मौजूद हो तो क्राइम रेट 60% बढ़ जाएगा, और दोनों नहीं हो तो 2 to 3% होगा, और अगर एक हो तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। सोशल फैक्टर ज्यादा हो तो 30% और बायोलॉजी फैक्टर ज्यादा हो तो फिर 20-25%। तो इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आया। इसके बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इंसान की बायोलॉजी एक हद तक डिसाइसिव रोल प्ले करती है एज फार एज ह्यूमन बिहेवियर इज कंसर्न। ओके। ये कुछ था, ये कुछ ऐसी अप्रोचेस थी जो हम बायोलॉजी को, हम जीन्स को, हेरिडिटी को इन मुख्तलिफ अप्रोचेस के दायरे में रह के हम पढ़ भी सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज हम सोशल साइंटिस्ट हैं। लेकिन काफी आपको रिसर्च मिल जाएंगे, अगर आप इवन फाइंड आउट भी सर्च भी करेंगे तो आपके पास पता नहीं कितनी रिसर्च आपको मिल जाएगी, जो जो हर रिसर्च बताती है कि एक हद तक बायोलॉजी
का एक डोमिनेंट रोल बनता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब आखिर में जो हमारे जो आखिरी सेक्शन होगा, तो सबसे जो अहम जो अप्रोचेस है जिसको मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कहते हैं, मॉडर्न बायोक्रिमिनोलॉजी कहते हैं, वो डाइट एंड क्राइम, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो हार्मोन्स और क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अगली क्लास में इनकी हम बात करेंगे कि हमारे ये इंडिविजुअल फैक्टर्स का रोल क्या बनता है रिगार्डिंग क्राइम। थैंक यू सो मच। हेलो सर। सर एनवायरमेंट अफेक्ट का यानी बहुत बड़ा असर पड़ता है इन सेक्टर्स में। वो तो ऑब्वियस है ना, वो तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। एनवायरनमेंट के हवाले से तो कोई बंदे को शक ही नहीं है कि एनवायरनमेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है इसके बारे में शकूक शुबहत है। तो उसको खत्म करने के लिए ये अप्रोचेस भी पढ़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है ना। जब आप एनवायरनमेंट में अच्छा दें, तरबियत भी अच्छी हो, उसके बावजूद भी लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम कर लेते हैं, तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा? उसके बारे में तो सोल्यूशन नहीं है। जब एक डॉक्टर हो हार्ट का, हार्ट जिसकी एक्सपर्टीज हो आपकी हार्ट कार्डिक इश्यूज, अगर एक पेशेंट के सिम्टम तो वही हो, लेकिन उसको बीमारी कार्डिक नहीं हो, कोई और हो, तो वो डॉक्टर का की जो एक्सपर्टीज है वो तो वही होगी। तो वो आखिर में घूम फिर के वही बात करेगा, ऐसी दवाई देगा, इसका इलाज नहीं हो, फायदा नहीं होगा। तो उसको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो उसको बताए कि भाई आपको कोई और इशू है। तो हम सोशल साइंटिस्ट का एक रोल तो है, लेकिन जब बीमारी क्राइम की वो नहीं हो, नजर वो आए वो नहीं हो, कुछ और हो, तो फिर हम फिर इन्वायरमेंटल सोशल फैक्टर में उसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, इंसान के माइंड को पढ़ना पड़ेगा, ताकि फिर उस मसले का सोल्यूशन हमें कहीं और से भी मिल जाए। समझ में आ रही है आपको बातें? यस सर। यस सर। हेलो जी प्लीज। सर। हेलो जी प्लीज प्लीज आवाज आ रही है आपको? विद काइंड